नमस्कार सबको। टीचर विलेज में आप सबों को स्वागत करते हैं। आप सबों का स्वागत है। मेरे दोस्त, आप सबको पता है कि टीचर विलेज एप्लीकेशन पे एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम को लेकर के लूसेंट बैच हम लोगों ने चालू किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लूसेंट बैच के बारे में अब सब जानते हैं। ये बैच कितना महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। नाजुक मैम आज क्लास लेंगी। आप लोगों का ये क्लास पहला क्लास होगा। डेमो के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। हालांकि डेमो से गुणवत्ता की जांच आप नहीं कर सकते हैं, पर ये आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना मेहनत किए हैं इसमें। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर 99 रुपया में क्या होता है, तो सही बात है, बहुत कम फी हम लोगों ने रखा है। लेकिन 99 रुपया एक गुरुदक्षिणा मात्र ही आप लोगों से लिया गया है, ताकि हम सारे शिक्षक आप सबों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सके। ये जो क्लास है लूसेंट का, इतना आप मान के चलिए कि मील का पत्थर साबित होगा आपके एग्जाम में। नाजुक मैम, रिशु सर, हम लोग तीनों मिलकर के इतना बेहतरीन तरीके से लूसेंट आपका करवाएंगे कि किसी भी एग्जाम में आपको लगेगा कि हाँ, क्योंकि लूसेंट हमेशा से अपनी ग्रेविटी को मेंटेन करता रहा है, गुणवत्ता से भरपूर रहा है। इसके जो वन लाइनर्स हैं, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं। अगर आप लूसेंट किताब खुद से पढ़ने बैठिएगा तो बोर हो जाइएगा। उसी बोरिंग को खत्म करने के लिए, उसको उत्साहवर्धक बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए नाजुक मैम आज आप लोगों का क्लास लेंगी। हम ज्यादा देर बीच का रोड़ा नहीं बनेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर हम पे, हमारे पूरे टीम पे, टीचर विलेज पे अगर आप भरोसा करते हैं तो आप टीचर विलेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और मात्र 99 रुपया में आप संपूर्ण लूसेंट। अच्छा, एक अच्छी बात पता है क्या है? थ्योरी तो हम पढ़ा ही रहे हैं, और होमवर्क के रूप में एप्लीकेशन पे हर चैप्टर का एमसीक्यू भी जाएगा। कंप्लीट है। जैसी क्लास खत्म होगा एप्लीकेशन पे, शाम में आपका अपलोड कर दिया जाएगा। कंप्लीट खत्म होने के बाद एक चैप्टर खत्म होगा, उसका ऑब्जेक्टिव आपको दे दिया जाएगा। आप प्रिंट कर सकते हैं, आप उसको आराम से बना सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू भी दे दिया जाएगा। तो कभी ये ना सोचेंगे कि सिर्फ लूसेंट थ्योरी पढ़ाएंगे, नहीं, थ्योरी साथ में ऑब्जेक्टिव चलेगा। बहुत ही गुणवत्तापूर्ण क्लास होगा, क्योंकि आपको हमने कल डेमो में दिखाया था कितना फिगर मैप डाल डाल के इसको सजाया गया है। इसके पीछे 2 ढाई महीने का मेहनत है, ताकि आपका मेहनत कम हो जाए और आप जल्दी से अपने रिजल्ट की ओर बढ़ने लगे। चलिए, नाजुक मैम क्लास को स्टार्ट करेंगी। आज नाजुक मैम का पहला क्लास है। लूसेंट की अगर बात करें तो इसमें पहला क्लास है, और एक ही डेमो क्लास आपका नाजुक मैम का मिलेगा। बाकी सारे क्लासेस जो हैं आपकी एप्लीकेशन पे चलेंगे। और आज रात में 9 बजे से रिशु सर डेमो क्लास लेकर के बायोलॉजी का आएंगे। 9 बजे रात में भी जुड़ना है, और ये क्लास आपको कंटिन्यू जब तक क्लास चलेगा देखते रहना है। और मैं दावे के साथ आपको भरोसा दिलाता हूं कि यह 99 रुपया आपको लगेगा कि सर सच में आपने वसूल करा दिया। तो नमस्कार सबको, मिलते हैं रिशु सर के क्लास में रात के 9 बजे। और अभी नाजुक मैम का जो क्लास है उसको आराम से करिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सभी को प्रणाम है, सभी को प्रणाम, नमस्कार। और आज हम लोग एक नई सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं, और अब आप सभी से आशीर्वाद भी चाहते हैं कि हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समाप्त करने का काम करें, क्योंकि जो भरोसा आप हम पे दिखाइएगा वो भरोसा पे हम खड़े उतर जाए, है ना। तो याद रखिएगा कि प्यार करना आसान है, लेकिन प्यार निभाना बहुत कठिन होता है। तो आप हम पे अगर भरोसा जताए हैं तो हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, आपके माता पिता से आशीर्वाद चाहते हैं कि हम इसको समाप्त कर पाए। तो चलिए, जो है हम इस सीरीज को शुरू करते हैं, जो कि लूसेंट बुक। सारे एग्जाम, इंडिया के किसी भी एग्जाम की आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आप हमारी इस क्लासेस को देखिएगा तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि आप उसमें सफल जरूर हो जाइएगा, और आपसे क्वेश्चंस
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा, लेकिन ईमानदारी से आपको भी पढ़ना है और ईमानदारी से हमें भी पढ़ाना है। तो चलिए, जैसा कि ओरिजिनल जो आपका लूसेंट का बुक है उसी से पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई कहीं से दिक्कत नहीं। तो हमारा जो पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से आपके चैप्टर की शुरुआत होती है। तो आज वहीं से हम लोग चीज़ों को शुरुआत करते हैं और आप लोग एक बार अपने स्तर से सेशन को शेयर कर दें, ताकि हमारे और भी बच्चे जिन्हें पता नहीं है कि भाई साहब अभी स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो भी आके जुड़ पाए। तो पहला देखिए, सबसे पहला जो आपका पेज है हिस्ट्री का, उसमें लिखा हुआ था भारत के बारे में। तो खैर आपको पता ही होगा कि भारत हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा नहीं पड़ा। मेन जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीजें थी वो क्या था, तो यहाँ से आप देखते हैं सबसे पहले एक टर्म हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। उस टर्म को पहले समझिएगा कि हम लोग इतिहास को शुरू कर रहे हैं, तो एक बहुत ही उत्सुकता होती है बच्चों में कि मैम हिस्ट्री शब्द जो है कहाँ से आया, हिस्ट्री के फादर कौन है, और हिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है या क्यों कहा जाता है, भाई क्यों उन्हें ही हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं और उसके बाद फिर से हम आपकी क्लासेस जो बुक में दिया गया उसी को हम लेके चलेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहले लिखना है हिस्ट्री। आप इसको 2 मिनट सुनिएगा। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास, ठीक है। अब यहां से एक प्रश्न एक बार पूछा गया था कि आपको ये बताना है कि हिस्ट्री कहां से लिया गया शब्द है, आखिर में इस शब्द की उत्पत्ति कहां हुई है, आखिर में इस शब्द की ओरिजिन कहां पे हुआ है। मेरे दोस्त ध्यान में रखना, हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है। हिस्ट्री एक क्या है, हिस्ट्री एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है, ये भी बातें याद में रखना। ज्यादातर विद्वान वगैरह आपके ग्रीक में रहते थे, अर्थात यूरोप में रहते थे, तो वहीं से ग्रीक का वो कौन सा शब्द था, तो याद में रखना ग्रीक का एक शब्द था जिसका नाम था हिस्टोरिका। याद में रखना है, अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते थे हिस्टोरिया, हिस्टोरिया कहते थे। क्या कहते थे इसको, हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया का अर्थ होता है रिसर्च करना या इंक्वायरी करना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है रिसर्च, ठीक है ना। इसका मतलब होता है रिसर्च करना, यानी जांच पड़ताल करना, खोज करना। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिस्ट्री कहां से लिया गया शब्द है, तो ग्रीक एक शब्द है, और वो ग्रीक शब्द कौन सा था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो याद में रखना हिस्टोरिया एक ग्रीक शब्द है और यहीं से जो है बना है हिस्ट्री। लेकिन एक शब्द आपने सुना होगा, मैम ये बताइए कि हिस्ट्री के पिता कौन है, भाई साहब पापा उनके कौन है। जैसे कि हमें जन्म देने वाले हमारे पिताजी हैं, हमारी माँ है, उसी प्रकार से हिस्ट्री के पिता अगर हेरोडेटस है तो क्यों है, क्यों, कोई दूसरा ग्रीक व्यक्ति नहीं हो सकता था जी, क्यों हुआ हेरोडोटस ही, तो इसके पीछे एक कारण है। सबसे पहले मेरे दोस्त ध्यान में रखना, एक ईस्वी, 2 डेट आपको याद में रखना है, 484 बीसी को याद में रखना। 484 बीसी में हेरोडोटस के द्वारा एक बुक लिखा जाता है। 484 बीसी में एक बुक लिखा जाता है, किसके द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा, जिसका नाम है हिस्टोरिका, जिसका नाम, उस बुक का नाम है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका नाम है, इस बुक का नाम है। एकदम से चीजें याद में रखना है कि ये बुक का नाम है, ये बुक है हिस्टोरिका। और इस बुक में उन्होंने क्या किया था, इस बुक में, अच्छा इसको लिखा कौन थे, इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक थे आपके हेरोडोटस, हेरोडोटस। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि मैम ये हेरोडोटस कहाँ के थे, एक ग्रीक के थे, यूरोप के थे, कहाँ के थे, यूरोप के थे, और इन्होंने हिस्टोरिका नामक इन्होंने एक बुक लिखा, और इस बुक में सबसे पहली बार, ध्यान में रखना, सबसे पहली बार यूनान का नाम आपने सुना होगा, यूनान और फारस में हुए युद्ध का जिक्र इन्होंने किया था। इस बुक में इन्होंने यूनान और फारस, याद में रखोगे, यूनान और फारस,
यूनान और फारस के बीच हुए युद्ध के बारे में पहली बार जिक्र किया था। हुए युद्ध के बारे में क्या चीजें के बारे में पहली बार, समझ में आया कि नहीं आया? पहली बार इन्होंने क्या किया था? जिक्र किया था। किसने? हेरोडोटस ने। अब अगर कोई व्यक्ति अपने बुक में पहली बार किसी युद्ध के बारे में जिक्र किया हो तो उसे क्या कहेंगे? पापा ही तो कहेंगे ना भाई। तो यहाँ पे उसी प्रकार से, क्योंकि पहली बार इन्होंने क्या किया था? यूनान और फारस के युद्ध के बारे में। तो यूनान और फारस के बीच में जो युद्ध होता है उस युद्ध के बारे में पहली बार जिक्र किए थे। कौन? हेरोडोटस ने। इसके पहले इतिहास में कोई भी ऐसा बुक नहीं था जिसमें किसी पास्ट की घटनाओं का जिक्र हो। तो हेरोडोटस ने इसको पहली बार किया, इसीलिए हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है माय डियर, एकदम से चीजें ध्यान में रखना। फादर ऑफ हिस्ट्री। तो आई होप आप इस चीज को समझ लिए होंगे कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है। हम इसीलिए आपको ही लूसेंट पढ़ा रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे रटवाने नहीं आए हैं, क्यों कैसे कहाँ हर चीजें बताएंगे। ठीक है, तो ये चीजें याद में रखना। तो ये सारी कहानी थी हेरोडोटस को पिता कहलाने में, ये बातें। लेकिन यहाँ पे एक और व्यक्ति का नाम आता है बच्चे, एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम होता है थ्यूसिडाइडीज। थोड़ा सा इसमें हमें समय दीजिएगा, इसको बता के फिर आपको आगे बढ़ेंगे। थ्यूसिडाइडीज। अच्छा मैम ये व्यक्ति का नाम है क्या? बड़ा है। हाँ, ये एक आदमी का नाम है। ये किसका नाम है? ये एक आदमी का नाम है। थ्यूसिडाइडीज नामक ये एक व्यक्ति का नाम था। ये बातें याद में रखना। थ्यूसिडाइडीज। मैम ये कहाँ का व्यक्ति था? अरे ये भी ग्रीक का ही था। ये भी कहाँ का था? ये भी ग्रीक का ही था। ये कहाँ के? ये भी व्यक्ति आपके ग्रीक के ही थे। ग्रीक के एक इतिहासकार थे। ग्रीक के एक इतिहासकार थे, है ना बच्चा? ग्रीक के एक इतिहासकार थे। अच्छा तो इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साइंटिफिक फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्हें कहा जाता है साइंटिफिक फादर ऑफ हिस्ट्री। क्यों? अरे भाई उसको मैंने पिताजी कह दिया, इनको मैंने साइंटिफिक कहा, आखिर में दोनों में अलग क्यों है ये? तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इन्हें कहा जाता है क्या चीज है? इन्हें कहा जाता है साइंटिफिक फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है ना, ये भी याद रखना है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन फिर पूछा जाएगा, अच्छा मैम ये बताइए क्यों कहा जाता है इन्हें साइंटिफिक फादर ऑफ हिस्ट्री? इन्होंने क्या कमाल कर दिया? तो सुनो, इन्होंने भी कमाल किया था। 411 बीसी में, एकदम याद में रखना है, 411 बीसी में इन्होंने एक बुक लिखा था, जिसका बुक का नाम था पोलेनिसियाई युद्ध का इतिहास। सुनो, हेलो अजी सुन रहे हो? पोलेनिसियाई युद्ध का इतिहास, इनकी एक बुक थी, उस बुके का नाम था पोलेनिसियाई युद्ध का इतिहास। इनके पूरे बुक का नाम था। ठीक है, और इन्होंने इस बुक को इसी नाम से लिखा था। और इस बुक में उन्होंने क्या किया था? ग्रीक में 2 जगह पड़ता है, एक का नाम होता है एथेंस, दूसरा का नाम होता है स्पार्टा। सुनो, मैप अभी के मैप में नहीं मिलेगा। जब आप प्रारंभ के मैप को, यूरोप के मैप को देखिएगा तो एथेंस और स्पार्टा दोनों आपको जगह देखने को मिलेगा। तो एक का नाम है एथेंस, याद में रखना, एथेंस और स्पार्टा। स्पार्टा के युद्ध के बारे में जिक्र किए थे, के बारे में विश्लेषणात्मक तरीके से, विश्लेषणात्मक, एकदम से चीजें ध्यान में रखना, विश्लेषणात्मक तरीके से
तरीके से जिक्र किए थे। एकदम से चीजें ध्यान में रखना, विश्लेषणात्मक तरीके से जिक्र किए थे। मतलब क्या, इन्होंने जो ये बुक लिखा था इसमें इन्होंने उस युद्ध के कारण भी लिखे थे, उस युद्ध का परिणाम भी लिखा था। मतलब एक विश्लेषण चीजें रूप में उन्होंने लिखा था। तो क्योंकि थ्यूसिडाइडीज ने इस युद्ध के बारे में विश्लेषण करके विश्लेषणात्मक तरीके से चीजों का वर्णन किया था, इसीलिए इन्हें साइंटिफिक फादर कहा जाता है। और हेरोडोटस की बात अगर करें तो इन्हें सीधा सीधी पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्हें सीधा सीधी तरीका से इन्होंने जिक्र किया था, इन्होंने सीधा सीधी तरीका से जिक्र किया था। तो आपने हम यह आशा कर सकते हैं कि आप हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडीज दोनों के बारे में आपने लिख लिया होगा अपने पेन पेपर में, है ना। अब चलिए, अब आपकी जो ओरिजिनल हिस्ट्री है, जिसके लिए आप सोच रहे हैं यार मजाक तो नहीं हो रहा है ये, चलिए अब आपकी ओरिजिनल हम लोग जो है हिस्ट्री के बुक में आते हैं। और अगर मैं बात करूं, यहां से एक शब्द आता है, जो चीजें को याद करना है आपको, क्या याद करना है बाबू आके समझिए। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस को जाता है। क्रिस्टोफ सेलारियस ये जो है आपको जो है एक इतिहासकार है, इनका नाम एक याद में रखना। बाकी हमारी जो एक्चुअल में जो क्लासेस शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत, याद में रखना प्राचीन भारत से क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, और उससे 1 ही 2 क्वेश्चंस कम आपके एंशिएंट हिस्ट्री से आते हैं। तो हमारी जो आज की क्लासेस होगी वो प्राचीन भारत के इतिहास आप देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी। अब सुनो, अब प्राचीन इतिहास भाई, अब जैसे कि कोई भी इतिहासकार हो, जैसे मैं एक इतिहासकार हूं, सपोज दैट मान लेना मैं एक इतिहासकार हूं, अब हमें इतिहास का बुक लिखना है। लेकिन अगर हम बुक लिखेंगे तो हम तो प्राचीन इतिहास में थे नहीं, फिर कैसे बुक लिखेंगे। तो हम अपने प्राचीन इतिहास के बुक लिखने के लिए पुरातात्विक स्रोतों को आधार बनाएंगे, पुरातात्विक स्रोतों का आधार बनाएंगे। पहले से जो कुछ प्राचीन सभ्यता से संबंधित, प्राचीन समय से संबंधित जो चीजें दिया गया हो या छोड़ा गया हो, हम उसके बारे में लिखने का प्रयास करेंगे। सपोज दैट एक आप उदाहरण के तौर पर देखो कि आप एक किसी स्कूल को, मान लिया जाए आपके गांव में कोई एक स्कूल होगा, उस स्कूल में बहुत सारे बेंच डेस्क होंगे, लेकिन आज से 15 साल बाद या 50 साल बाद हो सके वो जगह जहां पे वो स्कूल होगा वो समतल हो गया होगा, चाहे जिस कारण से हो, बाढ़ के माध्यम से हो, भूकंप के माध्यम से हो। लेकिन अगर 50 साल बाद अगर उस जगह की खुदाई होगी तो खुदाई में हो सके कोई बेंच का टुकड़ा मिल जाएगा, हो सके ये मार्कर का कुछ टुकड़ा मिल जाएगा, और हम उस कार्बन डेटिंग की मदद से उसका समय पता कर लेंगे। और हम क्या सोचेंगे, या तो यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट होगा, प्राइवेट संस्थान होगा, या फिर कोई सरकारी कॉलेजेज होगी, या फिर कोई सरकारी स्कूल हो सकती है। अब बेंच डेस्क मार्कर बोर्ड का वहां पे अवशेष मिल रहा है, तो हम तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि वहां पे कोई रेस्टोरेंट होगा, ऐसा कहेंगे, सोचो। तो उसी तरीका से इतिहासकार कुछ ना कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अपने इतिहास को लिखते हैं। तो वही बोला गया है यहां पे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के मुख्यतः 4 स्रोत हो सकते हैं। मान लिया जाए कि हमें प्राचीन इतिहास लिखना है, हमें प्राचीन इतिहास लिखना है, लेकिन हम कैसे लिखें, हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानना है, लेकिन कैसे जाने। तो एक इतिहासकार प्राचीन इतिहास के बारे में, ठीक, प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए क्या करता है, आप फोन के कमेंट को नहीं देखें और आप इस तरीका से फोन को देखें, सब कुछ दिखाई देगा। तो अब देखो कैसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले सुनो, इतिहास के जानने के स्रोत,
पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे, पुरातात्विक साक्ष्यों मतलब क्या होता है कि आज से हजारों साल पहले, अभी जैसे कि हमारे, अगर आप म्यूजियम में जाइएगा, बड़े बड़े म्यूजियम में जाइएगा तो कुछ सिक्के आपको देखने को मिलेगा गुप्त काल का, कुछ सिक्के आपको मिलेगा मौर्य काल का, कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड आपको देखने को मिलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। उससे इतिहासकार चीजों को कनेक्ट करके इतिहास लिखता है। तो उसी तरीका से अभिलेख के माध्यम से हम पता करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। अभी जैसे अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, तो हमें पता चला कि अशोक एक्चुअल में कैसा शासक था। अशोक मतलब कि अशोक को एक्चुअल में पता चला कि वो कैसा शासक था उनके अभिलेखों के द्वारा, उनके स्तंभ लेखों के द्वारा। ऐसा तो नहीं कि हमें अशोक फोन करके बोल दिया, हम अशोक बोल ऊपर से, हेलो हम अशोक बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं शासक थे। अरे भाई ऐसा तो नहीं बताया। मेरे मरने के बाद हम फोन करके बता देंगे तहरा लोग के कि हम यूट्यूब पे हिस्ट्री पढ़ाते थे, ऐसा तो नहीं। हमारे मरने के बाद जो हमारे द्वारा छोड़े गए अवशेष होंगे, आप उससे पता कर सकते हैं कि हाँ ये मैडम एक हिस्ट्री पढ़ाती थी, ये मैम आपको ज्योग्राफी पढ़ाती थी। उसी तरीका से अशोक के द्वारा जो हर एक जगह पे जो अभिलेख, हर एक जगह पे जो शिलालेख को स्थापित किया गया था, उससे पता चला था कि अशोक एक कैसा शासक है। तो अभिलेख के माध्यम से हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चल करते हैं। सिक्के के माध्यम से, जैसे कि आपने देखा होगा चंद्रगुप्त, ये क्या नाम था उसका, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का मौर्य साम्राज्य, ये आपके गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। इस साम्राज्य से संबंधित एक सिक्के मिले थे, कॉइन मिले थे, और उस कॉइन में क्या था, समुद्रगुप्त जो है वायलिन बजा रहे थे, वीणा बजा रहे थे। क्या बजा रहे थे? वीणा बजाते हुए उनका चित्र आया था। तो हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। अब मेरे जाने के बाद सोचो, मेरे रूम में बहुत सारे डायरी तुम्हें मिलेगी और उस डायरी में बहुत सारे शेर तुम्हें देखने को मिलेगा। तो तुम क्या बोलोगे कि मैम जो है, हो सके कभी समय बचता होगा तो शायरी वायरी लिखती थी। उसी तरीका से सिक्कों से पता चलता है उस टाइम के कि मौर्य साम्राज्य कैसा था, गुप्त साम्राज्य कैसा था। स्मारक से पता चलता है, चित्रकला से बहुत सारे। अभी जैसे कि आप मध्य प्रदेश में जाइए और वहां पे जो है आपको भीमबेटका की गुफाएं में जाइए। भीमबेटका की गुफाएं में बहुत सारे पेंटिंग देखने को मिलेगा। वो आपके प्राचीन इतिहास में जो प्रागैतिहासिक काल के जो लोग रहते थे उनकी पेंटिंग है उसमें। वो शिकार करते थे, उससे पता चलता है कि ये लोग अपनी एक्टिविटी को प्रदर्शित करने का काम कर रहे थे, उससे पता चलता है। तो हम लोग ये सब चीजों से जानते हैं कि इतिहास कैसा है। प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग लिखते हैं। आगे की बात अगर करते हैं तो कुछ धार्मिक ग्रंथों से हमें पता चलता है। जैसे आप वेद को पढ़ते हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, ये सबसे ये पता चलता है। वेद से हमें वैदिक समाज के बारे में पता चलता है, उत्तर वैदिक समाज के बारे में पता चलता है। ऐसा तो नहीं है कि वैदिक समाज के लोग हमें फोन करके बोल रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो हमें ब्राह्मण साहित्य से, बौद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से हमें पता चलता है कि जैन धर्म में कितना बड़ा लेवल का अहिंसा का पूजा किया जाता है। बौद्ध धर्म से हमें पता, बौद्ध धर्म के साहित्यों से हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के चुनने का रास्ता क्या क्या था। अब्दुल कलाम जी की अगर आप जीवनी को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अब्दुल कलाम जी का जीवन कैसा था। महात्मा गांधी जी की जीवनी को पढ़ते हैं तब पता चलता है कि महात्मा गांधी जी की जीवन पूरा कैसी थी। तो ये सब से हम इतिहास के बारे में पता करते हैं। और कुछ कुछ हमारे देश में विदेशी लोग आए, जैसे कि मेगस्थनीज आए, फाहियान आया, वेनसांग आया, इब्न बतूता आया, ये सब आए हमारे देश में। तो इन्होंने भी पूरे भारत का भ्रमण किया
और भ्रमण करके हमारी भारत की खूबियों के बारे में अपने ग्रंथ में जिक्र किया, भारत की कमियों के बारे में अपने ग्रंथ में जिक्र किया, तो हम लोग कुछ विदेशी ग्रंथों से भी पता करते हैं कि हमारा भारत का इतिहास कैसा था। तो इन सारे स्रोतों की मदद से हम अपने भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं, हम अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं, और यही सब की मदद से इतिहासकार हिस्ट्री को लिखता है। बिपिन चंद्रा जी ने हिस्ट्री लिखा है। उन्होंने कैसे लिख दिया हिस्ट्री? ऐसा तो नहीं कि बिपिन चंद्रा जी को सब कोई बोल दिया था। रामशरण शर्मा जी की जो बुक है, उन्होंने हिस्ट्री कैसे लिखी है? ऐसा तो नहीं कि वैदिक सभ्यता के लोग उनको आके फोन करके बोल दिया, नहीं। उन्होंने ये सब की मदद से, ये सब को पढ़ के फिर उन्होंने हिस्ट्री का लेखन किया था। तो आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। आगे की चीजें हम लोग देखते हैं। आगे की बात अगर करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, विदेशी में हुएनसांग आए, अलबरूनी आए, मेगस्थनीज जी आए, ये सारे पुरातात्विक आपके साक्ष्य हैं, ये सब वेद हैं। तो ये सब की मदद से हम क्या करते हैं, इतिहास को समझते हैं और इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना। आगे देख लो, आगे का आप अगर पेज में देखिएगा तो आगे की पेज में लिखा हुआ है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक। यहां पे लिखा हुआ है क्या चीजें, आप यहां पे देख सकते हैं, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। आखिर में धर्म ग्रंथ से क्या क्या जानकारी हमें मिलती है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब यहां पे देखो क्या है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सबसे पुराना, प्राचीन मतलब होता है पुराना, सबसे ओल्डेस्ट अगर कोई ग्रंथ है, सबसे ओल्डेस्ट अगर कोई ग्रंथ है तो वो कौन सा है, तो आप उसको देख सकते हैं। सबसे ओल्डेस्ट अगर ग्रंथ है तो आप उसको देख सकते हैं कि कौन है। मेरे दोस्त ध्यान में रखना, वो वेद है आपका। वो कौन सा है, तो वो आपका वेद है। ये भी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। कौन सा है, वेद है। अब यहां पे देखिए, जिसके संकलन करता, अब देखो वेद को कोई लिखे नहीं है, हेलो, वेद को कोई लिखे नहीं है। एक बच्चों में ये क्या रहती है, एक चीजें रहती है कि वेद को किसने लिखा है, वेद को कोई नहीं लिखा है, वेद का संकलन किया गया है। संकलन मतलब होता है यहां से चीजों को उठा के, यहां से चीजों को उठा के, यहां से हर एक जगह के चीजों को उठा के हमें कंपाइल कर दिए, इसी को संकलन कहते हैं, इसी को संकलन कहा जाता है। तो यहां से चीजें ध्यान में रखना कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलन करता महर्षि कृष्ण, देखो यहां पे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। कौन है, वेद व्यास। यानी कि वेद, अच्छा पूछेगा, अच्छा ये बताओ वेद किसने लिखा है, बोला है नहीं, आप गलत पूछ रहे हैं हमसे प्रश्न। वेद किसी ने नहीं लिखा है, वेद का संकलन किया गया है। पूछेगा संकलन मतलब, संकलन मतलब हर एक चीजें अलग अलग जगह पे थे, उसको एक करके एक जगह पे संकलित किया गया है। क्लियर? आगे देखिएगा, वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुदैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, वसुदैव कुटुंबकम मतलब होता है हमारी पृथ्वी पे हर एक लोग हमारे लिए एक समान है, सभी के साथ भाईचारा करना है, सभी से रिस्पेक्ट करना है, और हमारा भारत वसुदैव कुटुंबकम को फॉलो करता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। यानी कि हमारी जो वेद है वो ये कहा गया है कि हमारा जो वेद है, चाहे वो सामवेद हो, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्वा वेद हो, ये सब के सब एक ऐसी ग्रंथ है जो अलौकिक है, लौकिक है, भगवान के द्वारा दिया गया ये ग्रंथ है। यही बोला रहा है, वो कोई सामान्य पुरुष इसको नहीं संकलन कर सकता है, उसे कोई सामान्य पुरुष नहीं लिख सकता है। वेद 4 हैं। वेद के बारे में याद रखना, यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, तो वेद है, पहला क्वेश्चन।
वेद को लिखा गया है या संकलन किया गया है? तो वेद को संकलन किया गया है। तीसरा प्रश्न, वेद को संकलन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान में रखना है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा। बोलो दो तीन बार बोलिए, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। एकदम से लिखना है आपको, मतलब कि मुंह में अरे आवाज नहीं आ रहा यार, क्या यार तुम लोगों का आवाज नहीं आता है, बोलिए दो तीन बार। कृष्ण क्या बोलना है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा वेदों का संकलन किया गया है। क्लियर? अब आगे देखते हैं, वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। बोलो एक बार, वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। सबसे पहला बताओ, तो एक आपका ऋग्वेद पढ़ता है, ऋग्वेद है। दूसरा बताइएगा, दूसरा कौन सा वेद आता है? दूसरा आता है आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा आता है आपका सामवेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और चौथा आता है आपका अथर्ववेद। चौथा कौन आता है? आपका अथर्ववेद आता है। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए, चलो अगर मैं अभी आपसे पूछूं, याद हुआ कि नहीं हुआ? बताइए सबसे पहले, अगर आपसे पूछूं सबसे प्राचीन जो है धर्म ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ बताओ, क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ आपका वेद है। कौन सा है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ आपका वेद है। क्लियर है यहां तक? बोलो एक बार हाँ, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ आपका वेद है। फिर आपसे अगर क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छा ये बताइए मैम, ठीक है, वेद का संकलन किसके द्वारा किया गया है? वेद का संकलन, चलो सभी लोग अपने अपने मुंह में बोलो, वेद का संकलन किसने किया है? किसने किया है बताओ एक बार, सभी लोग एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या नाम था उनका? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, है कि नहीं है? गलत तो नहीं लिख दिए हैं? चलो उसके बाद वेद कितने हैं? अगर आपसे पूछा जाए वेद कितने हैं? वेद बाबू 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। क्लियर? वेद कितने हैं? 4 हैं। सबसे पहला बताओ कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला बताओ ऋग्वेद, सबसे पहला ऋग्वेद। दूसरा बताना है, दूसरा आता है आपका यजुर्वेद। कौन सा वेद आएगा? यजुर्वेद। तीसरा क्या बताना है? तीसरा बताना है आपको सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। और चौथा बताना है आपको अथर्ववेद। कौन सा वेद बताना है? अथर्ववेद। ठीक है, अच्छा मैम ये बताइए, ये सब आपको जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ये सब को वेद त्रयी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको वेद त्रयी कहा जाता है। इसको वेद त्रयी कहा जाता है। समझ में आ गया? इसे क्या कहा जाता है? इसे वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद की बात अगर करते हैं तो ये सबसे प्राचीन वेद है। क्या है ये? ये सबसे प्राचीन मतलब पुराना होता है, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे ओल्डेस्ट वेद के बारे में आपका ऋग्वेद पढ़ता है। अथर्ववेद की बात अगर करते हैं बाबू, ये सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद है। मतलब सबसे बाद में यही वाला है। सबसे प्राचीन ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, लेकिन सबसे बाद में आपका अथर्ववेद है। समझ में आ गया ये चीजें? अब यहां से एक और प्रश्न आता है, चलिएगा यहां से ये सारे, उसके बाद देखो क्या है, 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। और ये चारों जो वेद हैं ये सबको संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पे याद में रखना। और ये सबको एक अगर कर दे तो इसे क्या कहा जाता है? इसे संहिता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे संहिता कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि संहिता किसे कहते हैं, तो चारों वेदों को मिला दे तो संहिता
पता हो जाता है। लेकिन वेद त्रयी किसे कहते हैं? तो वेद त्रयी के अंतर्गत सिर्फ 3 वेद आता है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। लेकिन अगर सबसे बाद का वेद की बात अगर करते हैं तो अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद की बात अगर करते हैं तो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात अगर करते हैं तो वेद है। वेद की रचना किसने किया है? वेद की रचना किसी ने नहीं किया है, वेदों का संकलन हुआ है। वेदों का संकलन हुआ है, किसके द्वारा संकलन किया गया है? तो याद रखना, कृष्ण द्वैपायन, ये किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा किया गया है। क्लियर है? यहाँ पे एक एक चीजों को आपको याद करना है। अभी तक आपने लूसेंट पढ़ा होगा, लेकिन अभी एकदम से याद करना है, ऐसा कि मास्टर तुम बन सकते हो, है कि नहीं है भाई? अब देखो, सबसे पहला ऋग्वेद के बारे में आपके लूसेंट में दिया गया है। ऋग्वेद के बारे में आपके लूसेंट के में दिया गया है। आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली बात में देखो क्या लिखा गया है। ऋग्वेद, ऋग्वेद है बाबू, ये क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन है कि नहीं है? बोलो एक बार हाँ। सबसे प्राचीन, सबसे ओल्डेस्ट वेद है। यहाँ पे देखिए, ऋचाओं के कर्मबद्ध ज्ञान। अच्छा ये बताओ, ऋचा मतलब क्या होता है? ऋचा मतलब होता है मंत्र। ऋचा मतलब होता है मंत्र। अच्छा मैम, इस ऋग्वेद में जो मंत्र है वो किसके लिए मंत्र था? भगवान को रिझाने के लिए मंत्र है। भगवान को रिझाने के लिए मंत्र है। इसमें भगवान को खुश करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो ऋग्वेद, ऋचा मतलब क्या होता है? ऋचा मतलब होता है मंत्र, यानी कि ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। बाबू ध्यान में रखना, ऋग्वेद में मंत्र है और इस मंत्रों के ही संकलन को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में क्या है? सिर्फ मंत्रों का संग्रह है। 6000 से अधिक मंत्र का संग्रह है ऋग्वेद में, और इसी को ऋग्वेद कहा जाता है। आगे आइएगा, यहाँ पे देखो, इसमें 10 मंडल है। आप देखना यहाँ पे, अगर हम ऋग्वेद के बारे में बात अगर करते हैं, मान लिया जाए कोई बुक है, उसमें चैप्टर होते हैं, 10 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13 चैप्टर। उसी में से ऋग्वेद की बात अगर करते हैं तो ऋग्वेद में मंडल के बारे में, जो कि एक चैप्टर के नाम से हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो टोटल कितने हैं? तो 10 मंडल है। कितने चैप्टर? 10 मंडल। ऋग्वेद में क्या है? हेलो, ऋग्वेद में क्या है? मंत्र है। ऋग्वेद में मंत्रों के संग्रह को ही तो क्या कहा जाता है? मंत्रों के संग्रह को ही क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। आगे देखो बाबू, 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त की बात अगर कर रहे हैं तो जैसे कि आप अगर एम लक्ष्मीकांत का बुक मान लिया जाए आपके पास है, तो एम लक्ष्मीकांत का जब आप बुक देखिएगा ना, तो उसमें चैप्टर भी दिया गया है और खंड भी दिया गया है। खंड 1, खंड 2, खंड 3 और पूरा चैप्टर दिया गया है। तो सोच लो इसमें कि 10 यानी कि 10 मंडल है, 1028 जो टोटल सूक्त है, मतलब कि 1028 इसमें सूक्त है। तो आप 10 मंडल है, मान लिया जाए कि 10 ठो खंड आपको दे सकते हैं, खंड 1, खंड बी, और 1028 की बात अगर करते हैं तो 1028 टोटल कितना है? तो ये सूक्त है। मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं? टोटल चैप्टर में भी इसे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मंत्र उसमें कितनी है? तो मंत्र की बात अगर करते हैं तो उसमें 10,462 ऋचाएं हैं। याद में रखना, इसमें अगर हम ऋचाएं की बात अगर करते हैं, किसमें ऋचाएं, जिसे हम लोग मंत्र कह सकते हैं, कुल मंत्र कितने हैं? 10,462 टोटल मंत्र हैं। 10,462 टोटल मंत्र हैं। समझ में आ गया? ऋग्वेद में कितने मंडल? 10। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10। और लाइक वगैरह कर देना, मतलब इतना एफर्ट, मतलब अतरी गुदरा फेफड़ा से पढ़ा रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चाहने वाले शेयर कर दीजिएगा। ये आपकी भारी डिमांड पे हम करवा रहे हैं, और बहुत बच्चे इतना डिमांड कर रहे थे कि क्या ही बताएं। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पे ऋग्वेद में कितने मंडल? 10। सूक्त कितने? 1028। मंत्र कितने? 10,462। ऋग्वेद में क्या है? मंत्रों का संकलन है, मंत्रों का संग्रह है।
किसके लिए ये मंत्र लिखा गया था? भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए ये मंत्र है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद यहां पे देखो, आपके अगर रग रग में हमने अगर लुसेंट के हर एक लाइन को नहीं बसा दिया तो फिर मेरा नाम नहीं। ठीक है ना? चलिए आगे यहां पे देखिएगा, इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। बाबू ध्यान में रखना, मंत्र सब कोई नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि ऋग्वेद में जितने भी मंत्र है वो संस्कृत में है। वो किस में है? वो संस्कृत भाषा में मंत्र है। और इस वेद को जो, इस ऋग्वेद को जो पढ़ेगा उसे होत्री कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? उसे होत्री कहेंगे। बोलो 2-3 बार, उसे क्या कहेंगे? उसे होत्री कहेंगे। 2-3 बार बोलो, बोलो। मान लिया जाए कि ऋग्वेद अगर हम पढ़ लिए तो हमको क्या बोलोगे? हम होत्री हो जाएंगे। ऋग्वेद को पढ़ने वाला को क्या कहेंगे? तो होत्री कहेंगे। ठीक है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य वैदिक जो समाज होती है वो आर्यों के द्वारा बसाया गया ही समाज था। आर्य मतलब कुलीन वर्ग होते हैं। और इस वेद से हम आर्य के जीवन पद्धति के बारे में भी जानते हैं। आर्यों का जीवन क्या था, आर्य लोगों की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, और इस वेद में ईश्वर की महिमा के भी बारे में हम जानते हैं। भगवान की बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियां आपको वेद में देखने को मिलेगा। अच्छी अच्छी, जैसे आप गायत्री मंत्र की बात अगर करते हो, कहां से लिया गया है गायत्री मंत्र? ऋग्वेद से ही तो लिया गया है ना। और गायत्री मंत्र में क्या है? प्रभु की महिमा ही तो है, प्रभु को खुश करने की ही तो मंत्र दिया गया है इसमें। तो उसी तरीका से यहां पे दिया गया है। विश्वामित्र, यहां पे सुनिएगा, विश्वामित्र के बारे में यहां पे चीजें हैं। विश्वामित्र का नाम आपने सुना होगा। विश्वामित्र जो है एक महान ऋषि होते हैं। विश्वामित्र जी एक महान ऋषि होते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में एकदम याद में रखना, यानी कि टोटल इसमें 10 मंडल है, लेकिन विश्वामित्र जी के द्वारा ऋग्वेद की तीसरी मंडल लिखा गया है। ठीक है। तो यहां पे तीसरी मंडल में सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित है। यानी तीसरे मंडल में रचित ऋग्वेद के सूर्य देवता को समर्पित है, जो कि आपका गायत्री मंत्र आता है बेटा। किसको किसको गायत्री मंत्र याद है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो वो गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इस मंत्र की रचना किसने किया है? विश्वामित्र जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? विश्वामित्र जी के द्वारा किया गया है। और ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है, भगवान भास्कर को समर्पित है ये। इसके 9वें मंडल में सोम देवता, यानी कि जो 9वां मंडल, सुनो यहां पे सुनिएगा, तीसरे मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। तीसरे मंडल में जो मंत्र लिखा गया है वो भगवान सूर्य को समर्पित किया गया है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में जिस मंत्र का चर्चा है वह सोम देवता को समर्पित है। अब पूछोगे कि ये सोम देवता कौन होते हैं? तो उस टाइम वनस्पति देवता होते थे। वनस्पति के देवता होते थे, अर्थात प्रकृति के देवता होते थे ये। और प्रकृति के देवता को ही सोम देवता कहा जाता था। तो 9वें मंडल की बात अगर करते हैं तो देवता को समर्पित था कौन? सोम देवता को, जो कि प्रकृति की पूजा करते थे। मतलब प्रकृति को सोम कहा जाता था, बृहस्पति देवता को। तो कभी भी अगर पूछ दे ऋग्वेद के 9वें मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। इसमें जो मंत्र है, तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो भगवान सूर्य को समर्पित है, जिसे सावित्री कहा जाता था वेद में। इसके चौथे मंडल में जो मंत्र दिया गया है वो कृषि से संबंधित चीजें उसमें जिक्र किया गया है। ये सारी चीजें आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। तो ऋग्वेद में याद करो, हेलो सुनो, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। इसमें सूक्त कितनी है? 1028। इसमें मंत्र कितनी है? 10,000।
600 462 है ना, 10,462। ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र है? तीसरे मंडल में। उसकी रचना किसने किया? विश्वामित्र जी ने किया है। किस भगवान को समर्पित है? भगवान भास्कर को समर्पित है। इसके 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता को समर्पित मंत्र है। सोम देवता को समर्पित मंत्र है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो आगे की ये सारी चीजें हो गई। चलो आगे देखिए क्या है इसके 8वें मंडल। सुनो सुनो सुनो, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यानी कि ऋग्वेद की जो 8वें मंडल है उसमें हाथ से लिखा हुआ कुछ मंत्र है, उसमें कुछ हाथ से लिखा हुआ कोई मंत्र है, और इसको बात अगर करते हैं तो इसे खिल कहा जाता है। यानी कि अगर कहा जाएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल को खिल कहा जाता है, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में कुछ मंत्र जो है हाथों से लिखा गया है। किससे? हाथों से लिखा गया है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे खिल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे खिल कहा जाता है। समझ में आ गया? आगे देखो यहां, उसके बाद की बात अगर करते हैं, ऋग्वेद का सबसे बड़ा यानी 10वां मंडल है। अगर मैं पूछूं कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो 10वां मंडल है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल जो है सबसे बड़ा है। समझ में आए कि नहीं आए? बोलो एक बार। 10वां मंडल, तो 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है। 8वें मंडल को खिल कहा जाता है क्योंकि हाथ से लिखा हुआ मंत्र है। 9वें मंडल में वनस्पति देवता को समर्पित मंत्र का चर्चा है, और तीसरे मंडल में भगवान भास्कर को समर्पित मंत्र की रचना विश्वामित्र जी के द्वारा किया गया है। और ये सारे के सारे ऋग्वेद की चर्चा है। आगे देखिएगा, उसके बाद इसमें नदी स्तुति, मतलब सिर्फ भगवान, मतलब स्तुति ही है, मंत्र ही है। और इस ऋग्वेद में नदी स्तुति सूक्त, मतलब नदियों की प्रशंसा की गई है। किसकी? नदियों की प्रशंसा। नदियों की प्रशंसा करने की स्तुति इसमें दिया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त, वैदिक समाज शास्त्र, यानी कि ऋग्वेद की जो पुरुष सूक्त है उसमें वैदिक समाज के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है ना? उसके बाद इसी से संबंधित आपके नासदीय सूक्त है, जो कि ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित उसमें चीजों का जिक्र किया गया है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए पुरुष सूक्त किसका भाग है? ऋग्वेद का भाग है। कभी भी कुछ दे नासदीय सूक्त किसका भाग है? ऋग्वेद का पार्ट है। पुरुष सूक्त में क्या दिया गया है? वैदिक समाज के एक्टिविटी के बारे में उसमें जिक्र किया गया है। नदियों की प्रशंसा किस वेद में की गई है? ऋग्वेद में की गई है। उसके बाद किस सूक्त में ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान लगाए गए हैं। ब्रह्मांड कैसे बना, ये किसमें? नासदीय सूक्त में दिया गया है, जो कि आपका ऋग्वेद का पार्ट है। वहीं पे अगर बात करें, सूर्य सूक्त आदि में विवाह से संबंधित श्लोक है आदि, ये सारे के सारे ऋग्वेद से संबंधित है। देखो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट, चतुर्वर्ण समाज। चतुर्वर्ण समाज मतलब होता है कि हम लोग जो 4 वर्ण, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, यानी आप यहां पे देख सकते हैं चतुर्वर्ण, जो हमारे समाज जो 4 भाग में, वैदिक जो समाज हमारी होती है, वैदिक समाज आपके वेदों पे आधारित समाज है। और वैदिक समाज को 4 वर्ण में विभाजित किया गया था काम के आधार पे। हेलो, काम के आधार पे वेद में जो वर्ण का जो बंटवारा किया गया है वो काम के आधार पे किया गया है। अर्थात जो पूजा पाठ करवाता होगा उसे ब्राह्मण कह दिया गया, जो लड़ाई झगड़ा करता होगा उसे क्षत्रिय कह दिया गया, जो व्यापार वगैरह करता होगा उसे वैश्य कह दिया गया, जो सभी लोगों की सेवा करता होगा उन्हें शूद्र कह दिया गया। तो ऋग्वेद में 4 वर्ण का चर्चा है। ये बातें ध्यान में रखना। एक ब्राह्मण है, दूसरे में क्षत्रिय है,
उसके बाद की बात अगर करते हैं तो शूद्र है और वैश्य, ये चार हैं। और ये किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्ट समाज की चर्चा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद में हमारे समाज को कितने वर्ण में विभाजित किया गया था? 4 वर्ण में। किसमें? ब्राह्मण में, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चतुर्थ, हेलो, चतुर्थ कौन था? तो चतुर्थ में आपके थे शूद्र। और किसके आधार पे? वर्ण के आधार पे, ये काम के आधार पे। किसके आधार पे? काम के आधार पे। काम के आधार पे यहां पे जिसके अनुसार 4 वर्ण, ठीक है। आदि पुरुष ब्रह्मा की क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुआ है। मतलब ये जो 4 वर्ण का जो उद्भव हुआ है, ये ब्रह्मा के, ध्यान में रखना, ब्रह्मा के 4 भुजाओं से उत्पन्न हुआ ये समाज था, ये वर्ण था। तो ये किससे संबंधित है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का चर्चा है। समाज में आया कि नहीं आया? बोलो एक बार हाँ। आगे की बात अगर करते हैं, पिंक बॉक्स वाली चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। धर्मसूत्र 4, चले पहले इसको देख लेते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अधन्य, अधन्य मतलब होता है वैसा कोई चीज जिसे मारा, वैसा कोई जीव जिसे मारा नहीं जा सके, वो हमारी गाय माता है। ऋग्वेद में ही सबसे पहले गाय को हम लोग अपनी माता मानते हैं। और ऋग्वेद में गाय को अघन्या पशु के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या? अघन्य, जिसे वध नहीं किया जा सकता, शब्द का संबंध गाय से है। तो कहने का मतलब, अगर कभी भी पूछा जाए कि ऋग्वेद में गाय को किस नाम से जाना जाता है, अधन्य के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का नहीं उल्लेख है। कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्या ऋग्वेद में सोल का जिक्र है? तो बोलना है नहीं, सोल का जिक्र नहीं है। ये भी बातें आपको क्या करना है? याद में रखना। ये भी बातें आपको क्या करना है? याद में रखना है। ये भी चीजें आपको क्या करना है? याद में रखना। उसके बाद की बात अगर हम लोग करते हैं तो आगे जो है चीजें, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और भी पिंक बॉक्स में चीजें दी गई थी। हालांकि ये सारी चीजें भी हम लोग समझाने का काम करेंगे, लेकिन आज की जो हमारी क्लासेस होती है वो यहीं पे जो क्या होती है, समाप्त करने का हम काम करेंगे। और उसके पहले ऋग्वेद से संबंधित कुछ चीजें हैं और उसको देख लेते हैं, ताकि कल हम लोग यजुर्वेद से चीजों को स्टार्ट करें। यहां पर देखो, ऋग्वेद में इंद्र के लिए, मतलब ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंद्र के लिए मंत्र बनाया गया है। सबसे ज्यादा भगवान इंद्र को खुश करने की बातें हुई है। सबसे ज्यादा किसको? इंद्र को, जिसमें 250 मंत्र के बारे में दिया गया है। अगर किसी भी ग्रंथ में, अगर किसी व्यक्ति के बारे में, उसकी प्रशंसा के बारे में, उसे खुश करने के विषय में सबसे ज्यादा बार मंत्रों का उच्चारण किया गया हो या उसमें संकलन किया गया हो, तो इसका मतलब याद में रखना कि मतलब इंपॉर्टेंट होगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋचाएं मतलब 200 मंत्र। अग्नि दूसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट भगवान थे, पहले नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट इंद्र थे। अग्नि के बारे में ध्यान में रखना, ये मीडिएटर का काम करते थे। आज भी हम लोग आरती दिखाते हैं, भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं ताकि भगवान खुश हो जाए। क्यों? अग्नि को ही क्यों किया जाता है? क्योंकि अग्नि मीडिएटर का काम करता है, हमारी बातों को भगवान तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए हम लोग आज भी आरती उतारते हैं, क्योंकि वो मैसेंजर का काम करता है। उसके बाद देखो, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण यानी कि प्राचीन के जो इतिहास है उसके साधन के अनुसार वैदिक साहित्य में सबसे पहले तो ऋग्वेद का स्थान है। और दूसरे नंबर की बात अगर करते हैं तो दूसरे नंबर पे आपके ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की बातें हैं। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो आता है वो यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। ठीक है। बाकी यूनेस्को ने पुणे के भंडार में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो ये बातें याद में रखना, अगर कभी भी आ जाएगा कि कब यूनेस्को के द्वारा मतलब कि वेद के, ध्यान में रखना, जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है
तो याद रखना 2007 में कितनी पांडुलिपियों को, 30 पांडुलिपियों को जो ऋग्वेद से संबंधित है, आप इसको ध्यान से रखना। ये सारे आपके वेद के ही कुछ फोटो थे जो मैंने लगाया। इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट संस्कृत होता है, सब इसे आप नहीं पढ़ सकते हैं। और आज की जो हमारी क्लासेस होगी वो यहीं पे हम लोग समाप्त करते। आज हमारी क्लासेस यहीं पे समाप्त होती है। तो आप लोग प्लीज अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा और एक कमेंट करिएगा, ताकि हम ये क्लासेस रेगुलर ले पाए। और मेरे दोस्त ध्यान में रखना, ये आपको कल से, जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कल तारीख है 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 2025। 11 दिसंबर 2025 से हमारी जो हिस्ट्री होगी, यानी कि जो लूसेंट की जो क्लासेस होगी, वो लूसेंट की क्लासेस एप्लीकेशन पे होगी। और वो एप्लीकेशन का नाम है टीचर्स विलेज, TEACHERS। इसको आपको क्या करना है, खोज लेना है प्ले स्टोर पे। और लूसेंट की बैच मात्र 99 रुपया में, हम चाहते तो इनका फी बहुत ज़्यादा कर सकते थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांड से इस क्लासेस को हमने शुरू किया है। ये आप भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट जानते होंगे कि जब भी क्लास लेते थे आपका कमेंट आता था, और फिर भी हम लोगों ने मात्र 99 रुपया में बोला, क्योंकि बहुत सारे हमारे गांव के, हमारे घर के बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो गरीब से गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उन्हें, उनके पास लूसेंट तो है लेकिन इसको टर्म को समझने में उन्हें परेशानी होती है। तो उसी को इजी करने के लिए मैं आपके साथ इस क्लासेस को साझा कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा भी नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है जिससे आप खरीद नहीं पाइए, क्योंकि हम भी एक गरीब की बेटी हैं और हमें भी वो सारी चीज़ें दर्द पता चलता है। हम भी एक किसान परिवार से संबंधित है, तो हम सारी टीचर्स विलेज की टीम की तरफ से ये डिसाइड किया गया था, एकदम मिनिमम पैसा में आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम है, कोशिश यही रहेगी कि आपको वहाँ तक, उस एग्ज़ाम तक हम आपके मैक्सिमम चीज़ों को ख़त्म कर सके। और ये मात्र 99 रुपया में है, और इसमें कोई भी कूपन कोड नहीं है। यार 99 रुपया में भी कूपन कोड कहोगे तो फिर तो बातें अलग है। तो आप लोग सभी लोग कल से हमारी इस एप्लीकेशन के क्लासेस में जरूर जुड़िएगा, हम आशा करते हैं। और गांव गांव तक ये जाके पहुंचा देना है, धुआं धुआं उड़ा देंगे इस बार लूसेंट, आपके रग रग में बसा देंगे लूसेंट। और कि क्या मजाल कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट सके, क्योंकि लूसेंट में कुछ कनेक्टिविटी को धूमिल किया गया है। मैंने उस कनेक्टिविटी को बताने का काम किया है और एक फिल्म के तौर पे आपको बताने का प्रयास हर संभव करेंगे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। 9 बजे से साइंस की भी क्लासेस होगी, आप उसमें भी